वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। प्रदेश में पिछले 15 सालों में सरकारी स्कूलों की संख्या 3 गुना बढ़ गई, लेकिन इन स्कूलों में टीचरों की संख्या इस अनुपात में नहीं बढ़ाई गई। इसका सीधा असर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। प्रदेश में अलग अलग शैक्षणिक संवर्ग में शिक्षकों के फिलहाल 26,977 पद खाली हैं। इनकी भरपाई के लिए हर साल अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। प्रदेश के हर जिले में हायर सेकेंडरी स्कूलों में करीब 250 अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। राजधानी भोपाल में पूरे सरकारी स्कूलों में 112 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, लेकिन पिछले साल विषयवार कहीं 2 तो कहीं 3 अतिथि शिक्षक रखे गए। वर्ष 2014 में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें हर ब्लॉक में अंग्रेजी मीडियम के सरकारी स्कूल खोलने को कहा गया था। ये योजना भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी गई। आमतौर पर दूसरे विभागों में मानव संसाधन नहीं तो कोई भी कार्यालय स्थापित नहीं होता, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल और टीचर नहीं होने पर भी स्कूलों को अपग्रेड कर देते हैं। प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य के 3,307 पद हैं। इनमें से 1,507 पद भरे हैं, जबकि 1,800 पद खाली हैं। इसी तरह हाई स्कूल के प्राचार्यों के 2,912 पद खाली हैं। इधर व्याख्याताओं के 5,908 और उच्च श्रेणी शिक्षक के 26,385 पद खाली हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 26,977 पद खाली हैं। प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर करने विभाग के दल ने साउथ कोरिया का 3 बार दौरा किया। 2 बार शिक्षकों के दलों को नई दिल्ली के स्कूलों में भेजा। 1 बार शिक्षकों और अफसरों की टीम ने बंगलुरु में भी शिक्षण व्यवस्था देखी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य के 1,800 पद खाली हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी, आपका स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। प्रवीण जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मिल रही। प्रवीण जी, जी स्कूल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन टीचर नहीं। कैसे सुधरेगा शिक्षा का स्तर? उमेश जी, हमारे प्रदेश में ये विडंबना शुरू से ही बनी हुई है। अगर आप देखें कि लगातार गांव में जब स्कूल व्यवस्था थी, पेड़ों के नीचे स्कूल लगते थे। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे स्कूल, लगभग 1,800 स्कूल है, 18,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी भी एक टीचर के भरोसे ही पूरे स्कूल चल रहा है। जी। अभी भी अगर आप सर्व शिक्षा अभियान में आने के बाद बात करें, या जो शिक्षा का अधिकार 2009 में दिया गया है, इसके बाद से स्थितियां, जो आंकड़े तो बहुत कुछ कहते हैं और मापदंड बना दिए गए हैं, लेकिन उन मापदंडों का अमल अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए स्थिति आप देखें कि सरकारी स्कूलों से बच्चे लगातार दूर होते जा रहे हैं। माता पिता की स्थिति है कि नहीं, हैसियत है कि नहीं, उसके बाद भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डालने के लिए विवश है। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य जिनको बढ़ाना है तो थोड़ी बहुत परेशानी वो झेल के ही बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जी। जब सरकारी स्कूलों में इंतजाम ही नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है, तो फिर वहाँ सरकारी स्कूलों में गरीब या जो भी मध्यम वर्गीय है कैसे पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ा रहे हैं? अगर आप स्थितियां देखें, आप वो तस्वीरें पलट के देखेंगे आप, तो राजधानी में ऐसे स्कूल मिल जाएंगे यहाँ एक टीचर 5 क्लास को एक साथ बैठ के पढ़ा रहा है। जी। अब आप सोचिए कि कैसे पढ़ाई होगी। एक बच्चा पहली कक्षा का है, दूसरा दूसरी का है, और हर क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, केवल ऊँग रहे हैं। क्योंकि टीचर एक को होमवर्क देती है, वो बोलती है आप होमवर्क कर लाना, एक उनने बांट दिया, वहाँ बैठ गए। तो पढ़ाई का स्तर, अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाएगी तो क्वालिटी बहुत दूर हो गई है एजुकेशन से। खासकर सरकारी स्कूलों में क्वालिटी का केवल नाम बचा है। वो बोर्डों पे दिखती है क्वालिटी। अब टीचर पैसे मिल जाते हैं 500 रुपए शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए, तो वो भी खरीद के ले आते हैं अपने यहाँ बनाने की बजाय। टीचर्स केवल
किताबें खुद नहीं उठा रहे तो बच्चों को क्या उठवाएंगे। तो क्वालिटी का अगर आप बात करें, रिजल्ट के लिए यार कितनी मेहनत करना पड़ती है। जी। आप देखिए, अगर 10वीं का रिजल्ट लगातार सुधार के लिए लगातार 10 सालों से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन आज तक रिजल्ट में इतना तो कहीं ना कहीं टीचर्स की मेहनत पर, टीचर्स की योग्यता पर और सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर अभी भी सवाल उठते रहते हैं, और इस सवाल के घेरे आगे भी बने रहेंगे। प्रवीण जी, ये जैसे कई बार राज्य सरकारें बात करती हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारना है, इसके लिए विभाग के जो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, ये सभी कहीं दौरा करते हैं, विदेशों तक में गए हैं शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। दिल्ली की सरकार ने जो सुधार किए हैं उनको देखने गए, बंगलुरु गए। इन सब का फिर क्या फायदा है जब शिक्षक ही नहीं है पढ़ाने वाले? उमेश जी, मैं आपको एक घटना की ओर ध्यान दिलाता हूँ जी, कि जब एक बार वो टीम जिसकी आप बात कर रहे हैं कि दक्षिण कोरिया गई थी, उसके पहले शायद एक दो देशों में और गई, वहां से जब लौट के आए, मेरी कमिश्नर से बात हुई व्यक्तिगत रूप से कि साहब उसकी रिपोर्ट क्या हुई जी। तो जो दौरे होते हैं इनकी रिपोर्ट तो आती नहीं है, और रिपोर्ट ऐसा नहीं कि रिपोर्ट बनती नहीं है, रिपोर्ट बनती है। तो जो उस समय जो तत्कालीन कमिश्नर थे, मैं उनका नाम ही लूंगा, वो आज भी जो है केंद्र में अच्छे ओहदे पे हैं। उनका कहना, प्रवीण जी अगर ये रिपोर्ट दिखा दी तो इस पे अमल कौन करेगा, क्योंकि हम जिस देश में गए वहाँ के, हम जब स्कूल में गए दौरा करने के लिए तो हमसे हेड मिस्टर्स ने मिलने से, हमें अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे उनका जो रुतबा होता है खासकर प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर्स का और वहाँ के हेड मास्टर्स का, वो बोलते बहुत बड़ा होता है। और उन्होंने कहा कि स्कूल टाइम में हम किसी को अंदर नहीं आने देते, और उनकी सैलरी कमाया जो IAS को आज मिल रही है उससे भी अधिक होती है। तो ये संभव ही नहीं है कि उन पेपरों को वो लागू कर पाए, अमल कर पाए। IAS इसमें आड़े आ जाएंगे, क्योंकि जो सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है, चाहे यूरोपियन कंट्री की बात करें, चाहे दूसरे देशों की बात करें, वहाँ पे प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर्स और हेड मास्टर्स की सैलरी सबसे अधिक होती है, तो उनकी क्वालिटी भी वैसी दिखती है। तो उन पे अमल, ये केवल दौरे होते रहेंगे, आगे भी दौरे होंगे, लेकिन व्यवस्थाओं की अगर आप बात करें कि इनसे क्वालिटी पर असर आने वाला है, तो बिल्कुल आप मान के चलिए, मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता इनसे, क्योंकि इत्तेफाक की बात है कि कोई भी रिपोर्ट, जितने भी दौरे हुए हैं उनकी रिपोर्ट केवल आके फाइलों में बंद हो गई है। आप बताइए कौन सी रिपोर्ट अमल कर पाएंगे सरकार आज तक? प्रवीण जी, एक तरफ टीचर नहीं है, दूसरी तरफ जो है CM राइज स्कूल की बात हो रही है, ये योजना भी बन गई है, तो ये किस तरह से फिर अमली जामा पहनेगी योजना और किस तरह से सब काम होगा? क्योंकि जब स्कूलों में टीचर ही नहीं है तो दिक्कतें तो आगे भी फिर ऐसी आती रहेंगी। आप देखिए, देश में 2009 में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ जी, उसमें साफ लिखा हुआ कि प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए जी, और मिडिल में 25 स्कूलों पे एक टीचर चाहिए, और ऊपर के स्कूल में, मतलब हायर और हाई स्कूल में 40 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। हमारे यहाँ हालत ये है कि 2009 में जब आया ये सब शिक्षा के नाम शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, तो हमारे सरकार ने केंद्र सरकार से 5 साल की छूट मांग ली कि साहब हमें भर्ती करने के लिए 5 साल की छूट दे दीजिए। वो छूट 2015 में पूरी हो रही थी, आज 2021 आ गया है, लगातार भर्ती कर रहे हैं, लेकिन सारे पद आज भी 50% से अधिक 2 बार की भर्ती हो गई, जो उसमें अभी तक 50% भी पद नहीं भर पाए हैं। पिछले बार जो हुई थी आज तक केवल कागजों में चल रही है, चयन प्रक्रिया चल रही है, आज 2 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन टीचर्स नहीं मिल पाए। ऐसे में आप कह रहे हैं कि हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था में 6वीं क्लास से इंग्लिश लागू होती थी, शुरू होती है, तो आपके पास टीचर है ही नहीं जो लिख पढ़ के अभी आए, वो केवल ABCD से पढ़ा सकते हो, उसके आगे का उनको भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में अगर आप इनने कॉन्सेप्ट क्लास शुरू की थी, आज वो कॉन्सेप्ट क्लास भोपाल के एक स्कूल से बड़े के दूसरे स्कूल में नहीं जा पाई है, वो भी कॉन्सेप्ट क्लास में भी केवल शाम को क्लास लग रही है इंग्लिश की। ऐसे में आप कहें कि व्यवस्था हो जाएगी तो अपने आप नहीं होने वाली है, और केवल ये कॉन्सेप्ट बन के रह जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लास या इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ प्रवीण जी, बिल्कुल पढ़े हैं। तो
2014 में लेके आए ये, उसके बाद अभी 2 साल पहले भी ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, लेकिन लगातार वो केवल अभी तक ढांचागत ही काम चल रहा है, उसमें ना टीचर मिल पाए हैं उनको, ना उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था हो पाई है। जी हाँ प्रवीण जी, ये स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाता है, भले ही प्रिंसिपल हो या ना हो, पद खाली है, इस तरह का माहौल है, तो ऐसे में कैसे शिक्षा का स्तर सुधरेगा, इस बात पे भी सरकार को ध्यान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी आपका। थैंक यू जी। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान का स्वरूप बदल दिया है। अब इस संस्थान के मुखिया महानिदेशक की बजाय उपाध्यक्ष होंगे। दरअसल राज्य सरकार ने महानिदेशक का पद समाप्त कर उपाध्यक्ष का पद बना दिया है। इसके अलावा इस संस्थान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के 2 नए पद बना दिए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर राज्य शासन के सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो मध्य प्रदेश राज्य एवं नीति आयोग की शासी परिषद और कार्यकारी परिषद के पदेन सचिव भी रहेंगे। संस्थान में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। इस पद पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक नीति, लोक प्रशासन और सुशासन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अशासकीय व्यक्ति की भी नियुक्ति की जा सकेगी। अब यह संस्थान नीति आयोग की तर्ज पर काम करेगा। नीति आयोग की तर्ज पर सुशासन संस्थान भी विभिन्न सरकारी महकमों के लिए नीतियां और योजनाएं बनाएगा और उन्हें लागू करने की सिफारिश करेंगे। सुशासन संस्थान के मुखिया अब उपाध्यक्ष होंगे। सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष योजना आयोग के भी पदेन उपाध्यक्ष रहेंगे। नीति आयोग की तर्ज पर सुशासन संस्थान भी विभिन्न सरकारी महकमों के लिए नीतियां और योजनाएं बनाएगा। सुशासन संस्थान में महानिदेशक का पद सरकार ने समाप्त कर दिया है। सुशासन संस्थान उपाध्यक्ष का नया पद बनाया गया है। सुशासन संस्थान अब राज्य सरकार के थिंक टैंक की तरह काम करेगा। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए, आपका स्वागत है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। अगले 3 महीनों में मनरेगा के तहत मजदूरों के वास्ते 2,500 करोड़ की राशि के काम कराए जाने की योजना है। इसमें 84,000 काम कराए जाना है। प्रदेश में कैच टू रैन अभियान शुरू किया जा रहा है। ज्यादातर काम जल संरक्षण के संबंधित काम कराए जाएंगे। सबसे ज्यादा काम मनरेगा में छतरपुर जिले में कराना है। प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलग अलग टारगेट फिक्स किए गए हैं। मनरेगा के अभियान में जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। खास तौर पर मनरेगा में सामुदायिक जल संरक्षण, खेत, तालाब, टैंक, चेक डैम, हैंडपंप के पास सोख्ता, गड्ढों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब निर्माण के काम भी कराए जाएंगे। प्रदेश में कैच टू रैन अभियान शुरू किया जा रहा है। मनरेगा के तहत अगले 3 महीनों में 2,592 करोड़ 65 लाख के काम होंगे। योजना में 84,244 काम चिन्हित किए गए हैं। छतरपुर जिले में 6,433 काम योजना के तहत मंजूर हुए हैं। अनूपपुर जिले में 3,968 कार्य होंगे। धार जिले में 4,235 कार्य कराए जाएंगे। मनरेगा के तहत राजगढ़ जिले में 4,806 काम कराए जाएंगे। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज पुलिस महकमे से जुड़ा एक मामला खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी तक जनप्रतिनिधि ही सरकार से मिलने वाली स्वेच्छा निधि के दुरुपयोग के मामलों में विवादों में बने रहते थे, लेकिन अब पुलिस के अफसरों के हुआ है। पुलिस पर सरकारी खजाने से नगद इनाम बांटने के अधिकार दिए गए थे। पुलिस के अफसर आदेश में शब्दों का भ्रमजाल बुनकर अपने चहेतों को नगद इनाम की राशि बांट रहे थे। डीजीपी साहब की बारीक नज़र अपने ही विभाग के अफसरों की इस कारगुजारी पर पड़ गई। साहब ने बाकायदा आदेश जारी कर कहा कि इनाम देने के लिए गैर पारदर्शी और भ्रमपूर्ण शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है। डीजीपी ने आदेश दिए हैं कि इनाम के तौर पर प्रशंसा पत्र ही दिया जाना चाहिए,
नगद इनाम अपवाद स्वरूप ही दिया जाए। नगद इनाम देने के लिए गैर पारदर्शी भ्रमपूर्ण शब्दावली का बिल्कुल भी इस्तेमाल न किया जाए। तो डीजीपी साहब के इस फरमान के बाद उनके ही मातहत अफसर खुले हाथ से अब अपने चहेते मातहतों को सरकारी खजाने से नगद इनाम देकर उपकृत नहीं कर पाएंगे। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए